नमस्कार। जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत के मेरे इस आखिरी व्याख्यान में आज हम सबसे पहले चर्चा करेंगे जनसांख्यिकीय संक्रमण और आयु संरचना के अंतर संबंध पर। जनसांख्यिकीय संक्रमण को मुख्य रूप से संचालित करने वाले प्रजनन दर और मृत्यु दर किसी भी स्थान के आयु संरचना पर गहरा प्रभाव डालता है। इस संक्रमण के पहले चरण में जब मृत्यु दर अधिक होती है तो शिशु मृत्यु दर भी अधिक होती है। दूसरे चरण में जैसे ही मृत्यु दर में गिरावट आती है, शिशु मृत्यु दर में भी गिरावट देखा जाता है। चिकित्सा क्रांति के कारण शिशुओं के जीवित रहने की संभावना जैसे ही बढ़ जाती है, फलस्वरूप इस चरण में बाल जनसंख्या में भी वृद्धि होती है, जिसके चलते बाल निर्भरता आंकड़े भी बढ़ जाते हैं। तीसरे चरण में प्रजनन दर कम होने लगती है, लेकिन पिछले 2 चरणों की बाल जनसंख्या इस चरण में युवा अवस्था में पहुंच चुके होते हैं। इसलिए इस चरण में युवा जनसंख्या में एक उभार आता है, जिनकी उत्पादक क्षमता का उपयोग आर्थिक विकास के लिए किया जा सकता है। इस अवस्था को जनांकिकी लाभांश या डेमोग्राफिक डिविडेंड कहा जाता है, जो भारत इस समय अनुभव कर रहा है, और ये माना जाता है कि अगले 3 दशक तक ये जारी रह सकता है। अगले चरण में प्रजनन दर में और गिरावट और कम मृत्यु दर के कारण जनसंख्या को वृद्धोन्मुखी बनाती है, जिसे जेरोमोटिक बूम कहते हैं। ये यूनानी शब्द जेरोस से लिया गया है, जिसका मतलब है वृद्ध अवस्था। इस चरण में प्रजनन दर प्रतिस्थापन स्तर क्या है, ये मैं जनांकिकी सिद्धांत के मेरे पिछले 2 व्याख्यानों में समझा चुकी हूं। तो इस चरण में प्रजनन दर प्रतिस्थापन स्तर, जो कि 2.1 होता है हमेशा, उसके नीचे गिर जाती है और परिणाम स्वरूप जनसंख्या का कम अनुपात कार्यशील जनसंख्या के रूप में उपलब्ध होते हैं और वृद्ध निर्भरता अनुपात में भी वृद्धि देखी जाती है। इस चरण के बाद प्रजनन दर में फिर से वृद्धि की संभावना प्रबल हो जाती है, जिसको हम जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत के 6ठा चरण मान सकते हैं। और जैसे कि मैंने अपने पिछले व्याख्यान में बताया है कि ये कुछ यूरोपीय देश और एशियाई देश सिंगापुर में अभी अनुभव किया गया है। अंत में हम आते हैं जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत का एक आलोचनात्मक समीक्षा के ऊपर। हालांकि जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत किसी भी स्थान के जनसांख्यिकीय इतिहास को समझने में बहुत मददगार साबित होता है, लेकिन यह सिद्धांत कई आलोचनाओं के भी अधीन है। ये सिद्धांत, जैसे कि माना जाता है, विकसित पश्चिमी देशों के जनसांख्यिकीय अनुभवों पर आधारित है। आलोचकों का मानना है कि इन देशों के जनसांख्यिकीय अनुभव एक समान नहीं थे। उदाहरण के तौर पर हाल के कुछ अध्ययनों से पता चलता है कि स्पेन तथा पूर्वी और दक्षिणी यूरोप के कुछ देशों में मृत्यु दर में गिरावट आने से पहले ही प्रजनन दर में गिरावट आया था। फिर
संयुक्त राष्ट्र के कुछ देशों में संक्रमण के चौथे चरण में प्रजनन दर दूसरे और तीसरे चरणों की तुलना में बहुत अधिक थी। इस सिद्धांत के अनुसार सबसे पहले शहरी क्षेत्रों में प्रजनन दर का घटना और उसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों में हमेशा सही नहीं होती है। यूरोप के कई ऐसे देश जहां पर काफी ग्रामीण आबादी पाई जाती है, जैसे कि फ्रांस, स्वीडन या बुल्गारिया, वहां पर उच्च नगरीकरण वाले देशों की तरह ही प्रजनन दर में गिरावट देखा गया था। एक और आलोचना जो इस सिद्धांत के खिलाफ प्रस्तुत किया गया है कि ये प्रजनन दर में परिवर्तन जो कि जनसांख्यिकीय सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण पहलू है, उसके लिए कोई भी सैद्धांतिक स्पष्टीकरण प्रदान नहीं करता है। ये सिद्धांत पश्चिमी देशों के जनसांख्यिकीय अनुभवों पर आधारित होने के बावजूद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इन देशों में होने वाले बेबी बूम, यानी अचानक से बहुत सारे बच्चों का पैदा होना, उस घटना की व्याख्या करने में सक्षम नहीं पाया गया। इसके अलावा इन देशों में प्रजनन दर में गिरावट की प्रक्रिया काफी विविध और जटिल थी, जिसके बारे में स्पष्टीकरण देने में यह सिद्धांत विफल है। किसी भी अनुमानित अर्थ को प्रस्तुत करने की असमर्थता के कारण यह दावा किया जाता है कि क्या जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत को वाकई में एक सिद्धांत माना जा सकता है या नहीं, क्योंकि किसी भी सिद्धांत का मूल उद्देश्य किसी भी तथ्य से मूलभूत प्रक्रियाओं को स्पष्ट करके उस तथ्य से महत्वपूर्ण घटक की पहचान करना है। लेकिन यह सिद्धांत न केवल प्रजनन दर में गिरावट के पीछे महत्वपूर्ण घटकों को पहचान करने में असमर्थ है, बल्कि ये प्रजनन दर में गिरावट के लिए कोई स्पष्ट कारण भी प्रदान नहीं करता। और जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि यह सिद्धांत विकासशील देशों के लिए उपयोगी है या नहीं। मृत्यु दर में अधिक गिरावट आने से विकासशील देशों में तेजी से जनसंख्या वृद्धि हो रही है, जो विकास कार्यक्रमों में बाधक साबित हो रहे हैं। इसलिए ये सभी देश प्रजनन दर में कमी लाने के लिए औद्योगिकरण और आधुनिकीकरण जैसे प्रक्रियाओं पर निर्भरशील नहीं रह सकते। इन देशों में प्रजनन दर को कम करने के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रमों को अपनाया गया है। ऐसे परिस्थितियों में यह कहना मुश्किल है कि यह सिद्धांत विकासशील देशों के लिए उपयोगी है या नहीं। फिर भी जनसंख्या भूगोल में अगर देखा जाए तो इस सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण स्थान है। और जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि जनसांख्यिकीय संक्रमण किसी भी स्थान के जनसांख्यिकीय अवस्था को समझने में हमारी बहुत सारे मदद करते हैं। धन्यवाद।